अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इन फ्लूइड डायनामिक्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो भाई हम सब ने पढ़ा है ना कि मास कंजर्व रहता है, मास सेम रहता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ही ऊपर ये टॉपिक डिपेंड करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके स्टेटमेंट क्या है देखना। व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, ठीक है, एक पाइप है, एक पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैन इट्स टोटल मास एट एनी इंस्टेंट। तो आप किसी भी लम्हे किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका टोटल मास निकाल लो। ठीक है, एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी एरिया पर, ठीक है, इस पाइप के किसी भी एरिया पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एरिया पर, जैसे यहाँ पर इन दो एरियाज पर निकाला हुआ है। ठीक है, आप अगर इसका मास निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो ये फॉलो करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। मास क्या है, मास कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। अगर आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, अगर आपका फ्लूइड कंप्रेस होता हो तो उसका मास तो कम हो जाएगा ना यार। ठीक है, एक जगह पर मास ज़्यादा होगा, एक जगह पर मास कम होगा। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, जब फ्लूइड जो है आपका इनकम्प्रेसिबल हो। अगर आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा और वो एक पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, तो आप उस पाइप में किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर आप अगर उसका मास निकालोगे, टोटल मास निकालोगे, तो वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, और फ्लूइड किस तरह से फ्लो कर रहा हो, फ्लूइड स्टीडीली फ्लो कर रहा हो। ठीक है, स्टीडीली फ्लो कर रहा हो यानी कि उसके वेलोसिटी, उसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सेम हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। टू ड्राइव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी कंसिडर स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रॉ। ठीक है, हम लोगों ने एक कंसिडर किया, एक स्टेडी फ्लो कंसिडर किया, एक फ्लूइड स्टीडीली फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसकी डेंसिटी रॉ है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन, जाहिर सी बात हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में कि जो स्टेडी फ्लो होता है उसमें स्ट्रीम लाइन फॉलो हो रही होती है, यानी कि एक डायरेक्शन में जो आपके फ्लूइड की मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स जो है वो एक पाथ बना रहे होते हैं स्पेसिफिक, और वो पाथ क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन कहलाता है। ठीक है, एक पाइप के थ्रू ये सारी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और पाइप का जो साइज़ है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सेम साइज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाइप पतला है। ठीक है, यहाँ पर पाइप थोड़ा सा मोटा है, लेकिन यहाँ पर पाइप ज़्यादा मोटा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एट पॉइंट पी, ठीक है, हम लोगों ने पॉइंट पी के ऊपर अभी हम पहले बात करें। ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप इज A1। इसका जो हम लोगों ने एरिया लिया है वो क्या है, इसका एरिया है A1। ठीक है, और जो हम लोगों ने वेलोसिटी ली है फ्लूइड की, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वेलोसिटी V1। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमसे कहते हैं इफ़ डेल्टा x1 इज़ द डिस्प्लेसमेंट। हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ किससे शो किया, x से शो किया है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करें, x से शो करें। ठीक है, डेल्टा x1 वो डिस्प्लेसमेंट है फ्लूइड का जो कि टाइम डेल्टा t में आया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोगों से कह रहे हैं कि x1 जो है आपके फ्लूइड की वो डिस्प्लेसमेंट है जो किसी न किसी टाइम में यहाँ पर, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट इस एरिया में फ्लूइड जो इतना डिस्प्लेस हुआ है, इसने इतना फासला तय किया है। ठीक है, ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो इस फ्लूइड ने इतना फासला तय किया है। ठीक है, ये जो फासला है इसको हम लोग शो कर रहे हैं किससे, x1 से। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम डेल्टा t हो जाएगा। तो फिर जो मास होगा फ्लूइड का, ठीक है, द मास ऑफ फ्लूइड इन वॉल्यूम एलिमेंट, अगर हम इसका वॉल्यूम भी लें, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, तो फिर जो इसका मास होगा उसको हम लोग किससे शो कर रहे हैं, उसके मास को हम लोग शो करें मास इज इक्वल्स टू रॉ इनटू वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम का वर्ड क्यों लिखा हुआ है, वॉल्यूम का वर्ड देखो लिखने की पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर इस फ्लूइड का कोई ना कोई ऑब्वियसली वॉल्यूम तो होगा ही। ठीक है, लेकिन डायग्राम में जो है आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम इस तरह से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम क्या लिया हुआ है, डेल्टा V लिया हुआ है, जबकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो आपके पास V1 है, मास आपके पास जो है वो m हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट P है, इसका एरिया A1 है, इसके डिस्प्लेसमेंट दी हुई है x1, इसका टाइम चलो हो जाएगा T1। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर वॉल्यूम का जिक्र क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखो भाई हम लोगों ने पहले कहा है कि हम लोग डेंसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डेंसिटी होगी फ्लूइड की कोई ना कोई जो होगी रॉ। ठीक है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मास, तो वॉल्यूम उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इस तरह से मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो मास का बन जाएगा रॉ इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास 1 है तो ये हो जाएगा रॉ इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं मास 1 किस तरह से निकालूंगी, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया मास का रॉ इनटू वॉल्यूम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एज द पाइप इज सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब मेरा पाइप क्या है, अब अगर ज़रा इस डायग्राम को गौर से देखना तो हमारा पाइप क्या है, हमारा पाइप सिलेंड्रिकल है। ठीक है भाई, गोल है हमारा पाइप। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप में हमारा पाइप। ठीक है, गोल है। ठीक है, अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, सो द स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ ऑफ पाइप कंटेनिंग द मास m। ठीक है, तो फिर हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई अब जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, ठीक है, ज़रा गौर से सुनना, दोबारा से ज़रा गौर से सुनना, उसके बाद मैं इन अल्फाज को दोहराऊंगी। ठीक है, अभी आप लोगों के सर के ऊपर से गुजरेंगे। ठीक है, दोबारा से सुनना। हम लोगों से क्या कह रहे हैं भाई, मैथ में सबको पता है, फिजिक्स में भी सबको पता है, जो मेरे लेक्चर्स लेते हैं उनको तो पता है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी दफ़ा पीछे भी आ चुकी है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये भी मीटर में ली जाती है, ये भी मीटर में ली जाती है, ये भी मीटर में ली जाती है, क्योंकि बेसिकली ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही डिस्टेंस है, फासले हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में फासला लेंथ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फासला बेस है, इस डायरेक्शन में फासला क्या है, हाइट है।
ठीक है। जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा एक लेक्चर में बताया कि अगर ये आपके पास क्यूबॉइड है फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का, ठीक है, वैसे तो एक क्यूब बन गया, स्क्वायर का बन गया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये क्यूबॉइड है तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास ब्रेथ, ये हो जाएगी हमारे पास हाइट। बेसिकली मैंने तीनों में ही क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है डायमेंशंस की वजह से, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन्हें ये भी पता होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसीलिए मैं ये भी पढ़ाती हूँ कि भाई लेंथ और ब्रेथ 2 मीटर हो गए तो इसका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 मीटर हो गए तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब, ठीक है। खैर ये एक एक्स्ट्रा बात थी। अभी देखो मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ ब्रेथ हाइट, और जिसमें से लेंथ और ब्रेथ किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है, ठीक है। बाकी पीछे क्या बच गई, हाइट बच गई, ठीक है। एरिया तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पी के ऊपर सारी चीज़ें 1 1 1 है तो इसका एरिया 1 लिया हुआ है, हम लोगों ने डायग्राम में भी 1 लिया हुआ है, एरिया मैंने 1 कह दिया, ठीक है। अब जो हाइट है भाई बेसिकली वो क्या है, बेसिकली आपकी हाइट क्या है, डिस्टेंस है ना। यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिया गया, यहाँ पर डिस्टेंस आपका लिया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर x1, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि जो मेरा वॉल्यूम है AH यानी कि आपके पास A इंटू एक्स के बराबर है। इस तरह मैंने ले लिया, वॉल्यूम मेरा किसके बराबर है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। कहने के जो आपका पाइप है वो सिलेंड्रिकल है, तो अगर मैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालती हूँ उस पॉइंट के ऊपर, उतने से एलिमेंट का अगर मैं उतने से हिस्से का वॉल्यूम निकालती हूँ फ्लूइड का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी किन दो चीज़ों के दरमियान, एक उस स्फीयर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, एक तो इस एरिया के दरमियान आप प्रोडक्ट करवा दोगे, ठीक है, और इस पाइप की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्प्लेसमेंट ये फ्लूइड कवर करेगा x1, ठीक है, इन दोनों का आप क्या करवा दोगे, प्रोडक्ट करवा दोगे, आपका वॉल्यूम उसके बराबर होगा, ठीक है। और जिसका मास ऑब्वियसली क्या होगा, m1 होगा, ठीक है, इस फ्लूइड का, ठीक है। तो वेलोसिटी का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास आ गया एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या निकाल लोगे, देखना। अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि भाई ठीक है, हम लोगों ने ऊपर ही अभी बताया है, नहीं अभी तो हम लोगों ने नहीं बताया, अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, हम लोगों से कह रहे हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये है वॉल्यूम का, ठीक है, वी को कंफ्यूज ना करो, ये क्या है, ये वाला वी क्या है, ये है आपके पास वॉल्यूम, ये वाला वी क्या है, ये वाला वी है आपके पास वेलोसिटी, ठीक है, ये वाला वी आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है। अब भाई हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। भाई यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी v1, क्योंकि पॉइंट P1 की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस लेक्चर में उसको शो किया हुआ है x से, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरे पास x1, ठीक है, और टाइम मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा टाइम, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई, वेलोसिटी इसके बराबर हो गई, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास इसके बराबर हो गया इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, और वेलोसिटी मेरे पास इसके बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इससे क्या निकालूंगी, अब मैं इससे डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में वेलोसिटी का तो कोई काम नहीं है ना, इस फॉर्मूले में या एरिया है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगी, टाइम उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आ जाएगी, v1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गई v1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गई है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूँगी, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा v इज इक्वल्स टू a1 डेल्टा x1, ठीक है। a1 तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, डेल्टा x1 की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूँगी, क्या पुट कर दूँगी, v1 डेल्टा t, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई जो कि ये है, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने किसके लिए ड्राइव की है, ये इक्वेशन मैंने ड्राइव की है वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मैंने वॉल्यूम के लिए ड्राइव की है, देखना भाई वॉल्यूम भी हमारा मेन मुद्दा नहीं था, हमारा मेन मुद्दा था हमें इस पॉइंट के ऊपर मास निकालना है, हमें m1 निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर सारी चीज़ें 1 1 1 है, हमें सारी चीज़ें 1 1 1 की पुट करते हुए, जिसमें हमने सब कुछ 1 1 1 पुट किया, हमें क्या निकालना है भाई, हमें m1 निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, m1 के फॉर्मूले में डेंसिटी और वॉल्यूम था, मैंने वॉल्यूम यहाँ से बनाया, वॉल्यूम को मैं उधर लेकर जाकर पुट कर दूँगी, ठीक है। क्या किया मैंने, दोबारा से सुनना, दोबारा से जल्दी से इसको अब रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे टूटी फूटी हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप लोगों को जाकर पूरा लेक्चर दोबारा से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो हम काम को शॉर्ट करते हैं, हम दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, देखते हैं, समरी कर लेते हैं। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस एरिया पर, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो है v1, ये पॉइंट P है, ठीक है। इसके ऊपर जो वेलोसिटी है v1 है, जो एरिया है आपके पाइप का वो a1 है, जो डिस्टेंस है वो x1 है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या कह रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो टाइम है वो t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मास है वो m1 हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब आगे मूव करते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई मास में निकालूंगी डेंसिटी के फॉर्मूले में, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। m मुझे निकालना है, वॉल्यूम उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा रॉ v, ठीक है। अब इस रॉ v के लिए, रॉ को तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं निकालूंगी v, ठीक है। v निकालने के लिए मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा कि v जो है वो किसके बराबर होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट के बराबर होता है। लेंथ ब्रेथ को मैंने एरिया के इक्वल पुट किया, हाइट को मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिया, तो वॉल्यूम इस तरह से मेरे पास आ गया ax, 1 था तो सारी चीज़ें मैंने 1 पुट कर दी, ठीक है। सबसे पहले डेंसिटी से ये वाला फॉर्मूला बनाया, सब कुछ ये मेरी मेन इक्वेशन है, सब कुछ जो भी आगे मैं काम करूँगी सब कुछ मुझे एट द एंड लाकर इसी में पुट करना है। इसका मैंने एक चीज़ उठा ली वॉल्यूम, अब मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, वॉल्यूम आ गया मेरे पास ये, ठीक है। इस वॉल्यूम में अब मैं फिर x पुट करूँगी, x क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है, ठीक है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस निकालूंगी v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस को इसमें पुट किया, मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आ गया उसको फाइनली इसमें पुट कर दूंगी, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा ये मास है, मास की इक्वेशन है, ठीक है। अब जब मैं वॉल्यूम उठाकर जब मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास जो मास की इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। m1 इज इक्वल टू रॉ एज इट इज़, बाकी वॉल्यूम की पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास a1 v1 डेल्टा t, ठीक है। अब क्या होगा, Similarly, the fluid moves with velocity v2 through the upper end q of the pipe of cross-section area a2 in the same time interval delta t. The mass of m2 of the fluid or at given point q is at distance x2 is given s. सारी चीज़ें सेम टू सेम रिपीट हो जाएंगी, जस्ट डिफरेंस क्या है, अब देखना यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, मास m2 हो जाएगा, ये पॉइंट q है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के ऊपर जो है, पॉइंट क्यू के ऊपर ये सारी चीज़ें 2 to 2 हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोगों से कहते हैं, अब जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, पूरी डेरिवेशन दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 2 का डिफरेंस है, तो इसी फॉर्मूले को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो, और मेरे पास जस्ट 1 1 1 जहाँ पर था वहाँ पर 2 to 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, m1 और m2 मैं दोनों निकाल चुकी हूँ। अब देखना भाई हमसे क्या कहा, हमसे तो इन लोगों ने कहा था, शुरू में ही कहा था कि हमारा फ्लूइड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। स्टेटमेंट में ही बता दिया था, ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो मास जो है कंजर्व होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं सिचुएशन वाकई फुलफिल हो रही है या नहीं। देखो, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इनटू द पाइप इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो मेरा मास कंजर्व है, अगर मेरा मास कंजर्व है तो क्या 1 क्या 2 दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। मास क्या रहेगा, मास तो सेम रहेगा ना, ठीक है, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मेरा जो m1 है वो m2 के इक्वल है। अगर मेरा m1 m2 के इक्वल है, m1 की डेरिवेशन मैंने ये की है लास्ट पेज पे, m2 की डेरिवेशन मैंने ये की है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दो। डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 था ना, दोनों की वैल्यूज़ मैंने ये अपनी अपनी वैल्यूज़ निकाली है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दो। अब क्या होगा देखना, अब हमारे पास ये हो जाएगा सिंपल सा, हम लोग जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे। डेल्टा टी से डेल्टा टी मेरे पास कैंसिल हो गया, और रॉ कुछ 1 2 नहीं था, रॉ 1 2 नहीं था, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी वही रहेगी ना, बेशक फ्लूइड इस पॉइंट पर हो या इस पॉइंट पर हो, पाइप में किसी भी पॉइंट पर हो डेंसिटी वही होगी। आई थिंक सो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, मैं पीछे से फिर भी वेरीफाई कर लेती हूँ। जी, आई वॉज करेक्ट, ये देखो ये भी रॉ था, ये भी रॉ था, कोई 1 2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड तो एक ही है, उसकी डेंसिटी कैसे चेंज हो सकती है, हम फ्लूइड थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रॉ से रॉ कैंसिल हो गया, कुछ रॉ 1 2 नहीं है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, क्योंकि टाइम इंटरवल भी सेम था। अब जो मेरे पास जो कुछ भी बच गया वो बच गया a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जो हम लोगों ने मेन ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इज इन फैक्ट द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ही इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन भाई आप लोग कहोगे कि इसमें तो मास ही नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन कैसे हुई, भाई है, इनडायरेक्ट है, क्यों, क्योंकि निकली तो मास के ही फॉर्मूला से है ना, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, द इक्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ सेक्शंस, ठीक है। अब अगर मेरा सिर्फ a1 और a2 पर मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं जो है सिर्फ 2 एरियाज़ के ऊपर जो है मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे 3 के ऊपर भी 4 के ऊपर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, बहुत सारे एरियाज़ ले रही है, मैं सब पे देख रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा a1 v1 a2 v2 a3 v3 an vn तक के ये जा सकता है, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखना, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर a1 v1 a2 v2 के इक्वल है, अगर a3 v3 के भी तो देखो हम लोगों से क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इनडायरेक्ट इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास 1 इज इक्वल टू मास 2, ठीक है, कहता है, यानी कि कंजर्व तो है, ठीक है।
इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन तक आते आते मास कहीं छुप गया है, लेकिन कंजर्व तो है, कंजर्व है यानी कि कह रहे हैं कि A1 V1, अगर A1 अलग भी है, V1 अलग भी है, और अगर A2 अलग भी है, V2 अलग भी है, लेकिन इनका आंसर रहेगा कंजर्व, इनका आंसर इक्वल ही आएगा, इसीलिए कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, इनका आंसर कंजर्व रहेगा, ये इक्वल ही आएंगे। A1 V1 की वैल्यूज कुछ भी होने दो, A2 V2 की वैल्यूज कुछ भी होने दो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं A3 V3 करूँगी, फिर ये आंसर सेम आएगा। AN VN तक के चली जाऊँगी, आंसर सेम आ जाएगा, यानी कि A और V क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। ठीक है, आप चाहे 1 2 करो, 3 4 करो, 5 6 करो, 9 10 करो, 100 तक चले जाओ, आंसर जब आपके पास इक्वल 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 आने वाले, यानी कि AV आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, दिस रिलेशन शोज दैट द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू विच द फ्लूइड फ्लोस। ठीक है, ये रिलेशन हमें बताता है कि जो फ्लूइड की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज कर दूंगी। क्या मतलब वो है भाई इस बात का जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है? ठीक है, कह रहे हैं कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करती हूँ, ठीक है, अगर मैं, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि पाइप यहाँ से थिक था और यहाँ से बहुत थिन था, ठीक है, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को, अगर मैं एरिया को डिक्रीज करती हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पास कहने के जो स्पीड होगी, ठीक है, जो V होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर मैं क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देती हूँ तो कहते हैं कि स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। कैसे? देखो, इस रिलेशन से निकल सकता है, क्या है हमारे पास? AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अच्छा, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू C/V। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, A इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को अलग लग लिया, इसको 1/V लिख दिया। ठीक है, क्योंकि C 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापस से यही आ जाएगा C/V। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब जब हम इज इक्वल्स टू और कॉन्स्टेंट लगाते हैं तब हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटा कर लगाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इज इक्वल्स टू और कॉन्स्टेंट हटा दूँ तो क्या लगाऊँ? प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एरिया मेरे पास जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/V के। ठीक है, यानी कि अगर मैं, ये दोनों आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसे उधर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, तब भी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर आप एरिया को बढ़ाओगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर आप वेलोसिटी को कम करोगे एरिया बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ये पॉसिबल हो पा रही है मेरे पास। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो कितनी सारी चीज़ें बुक में नहीं दी हुई, ठीक है, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझना है। मैं यहाँ पर भी स्टॉप कर सकती हूँ, लेकिन हम लोग एक और इसका मतलब देखते हैं। एक और मतलब इसका क्या हुआ? ठीक है, मुझसे कह रहे हैं अगर मेरा एरिया 1 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा एरिया 1 है 1, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, अच्छा, और मेरा एरिया 2 है, कितना है मेरा एरिया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला? हमसे कहा कि अगर हम, देखो एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी क्यों कम होगी, ये बात हम लोगों ने देख ली, हम लोगों ने इससे निकाल लिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, वेलोसिटी और एरिया दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया। ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है, अब उससे ये वाली चीज़ कैसे प्रूफ होगी कि ये दोनों इक्वल आएंगे? भैया आप लोग के जहन में सवाल तो आ रहा होगा, हम रट्टा क्यों मारे, ये सब इक्वल क्यों है? प्रूफ करके दिखाएं हमें कैसे इक्वल है, देखना। हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम करने से वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, एरिया मैंने क्या किया, देखो A1 मेरा 1 था, A2 मेरा 2 हो गया। मैंने क्या किया, मैंने एरिया को बढ़ा दिया। अगर मैंने एरिया को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी क्या कहते हैं कि कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब, अगर मैं वेलोसिटी यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेती हूँ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर मैंने एरिया को क्या किया, डबल कर दिया है, 1 से 2 कर दिया है, ठीक है, ये V1 मेरी कितनी है, 6 है, तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जानी चाहिए, वेलोसिटी मेरी कम हो जानी चाहिए। अगर मैंने एरिया को 1 से 2 कर दिया है, यानी कि डबल कर दिया है, तो वेलोसिटी मेरी कितनी हो जानी चाहिए, 6 से 3 हो जानी चाहिए, वेलोसिटी मेरी हाफ हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को मैं डबल कर रही हूँ तो वेलोसिटी मेरी कितनी हो जानी चाहिए, 6 से 3 हो जानी चाहिए, वेलोसिटी मेरी हाफ हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ज़रा देखना, हमने क्या कहा कि एरिया कितना है हमारा, एरिया 1 है 1, ठीक है, एरिया 2 कितना है हमारा, एरिया 2 हम लोगों ने लिया, इसको डबल कर दिया। वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, 6 थी, और वेलोसिटी 2 हम लोगों ने कितनी कर दी, हाफ कर दी। ये डबल हो गया, अगर ये बढ़ गया तो ये क्या हो गया, आपके पास कम हो गया। ठीक है, चलो अब जल्दी से फॉर्मूला पुट कर लो, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है आपके पास 6 इज इक्वल्स टू A2 कितना है आपके पास 2, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास 3। 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 आ गए बराबर।
ये हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरह ये n नंबर तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। जितना नहीं भी था सिलेबस में उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में जाकर मैंने समझा दिया, बस इसीलिए मुझे लेक्चर्स बनाने में, चैप्टर कंप्लीट करवाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा ही समझाने की कोशिश करनी। बस मेरा एक मोटिव ये होता है कि क्वालिटी को मैं तरजीह दूँ, अच्छे से समझ में आना चाहिए जितना भी आए, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एग्जाम्पल 6.3। अल्लाह हाफ़िज़।